क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी पानी की बोतल रेलवे स्टेशन पर 20 रुपए में मिलती है, लेकिन वही बोतल किसी 5 स्टार होटल में 250 रुपए की हो जाती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लोग बिना किसी शिकायत के उसे खरीद भी लेते हैं। अगर दोनों बोतलों में पानी एक जैसा है, ब्रांड भी वही है, तो फिर कीमत इतनी अलग क्यों है? क्या लोग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट से जुड़ी एक भावना, एक अनुभव और एक पहचान भी खरीदते हैं? यही सवाल आज दुनिया के हर बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर और मार्केटर के सामने खड़ा है। क्योंकि कई बार प्रोडक्ट वही रहता है, लेकिन सिर्फ प्राइस बदलने से कस्टमर का डिसीजन पूरी तरह बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्ड इन्वेस्टर में। यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं समझते, बल्कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस थिंकर्स की सोच को आसान हिंदी में सीखते हैं, ताकि हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को एक मजबूत दिशा दे सकें। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको ये समझाएगी कि बिजनेस की दुनिया में सबसे ताकतवर मार्केटिंग टूल एडवर्टाइजमेंट नहीं, बल्कि प्राइस भी हो सकता है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ प्राइस, जिसे प्राइसिंग स्ट्रेटेजिस्ट और बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट ले कॉल्डवेल ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि किसी प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ प्रॉफिट कमाने का तरीका नहीं होती, बल्कि वही कीमत कस्टमर के दिमाग में आपके ब्रांड की पहली पहचान बनाती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग सीख रहे हैं, सेल्स में हैं, फ्रीलांसर हैं, कंसल्टेंट हैं या भविष्य में अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्राइस तय करने का मतलब है प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, उसमें थोड़ा प्रॉफिट जोड़ना और वही फाइनल प्राइस मार्केट में रख देना। पहली नजर में ये तरीका बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ले कॉल्डवेल कहते हैं कि यही सोच बिजनेस की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। क्योंकि कस्टमर कभी भी आपकी कॉस्ट नहीं खरीदता, वो सिर्फ अपनी नजर में दिखने वाली वैल्यू खरीदता है। और वैल्यू हमेशा फैक्ट्री में नहीं बनती, बल्कि कस्टमर के दिमाग में बनती है। इसलिए दो बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट्स भी अलग अलग कीमतों पर बिक सकते हैं, और दोनों अपने अपने कस्टमर्स के लिए सही हो सकते हैं। लेखक इस चैप्टर में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि प्राइस का पहला काम प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि पोजीशनिंग बनाना होता है। पोजीशनिंग का मतलब है कि कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड किस जगह खड़ा है। कल्पना कीजिए कि एक सड़क पर 3 कॉफी शॉप्स हैं। पहली कॉफी 40 रुपए में बेच रही है, दूसरी 180 रुपए में और तीसरी 450 रुपए में। आपने अभी तक किसी भी कॉफी का स्वाद नहीं चखा, लेकिन आपका दिमाग पहले ही तीनों दुकानों के बारे में अलग अलग राय बना चुका है। पहली दुकान आपको बजट ऑप्शन लगती है, दूसरी अच्छी क्वालिटी वाला कैफे और तीसरी लग्जरी एक्सपीरियंस। आपने ये फैसला कॉफी पीकर नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसकी प्राइस देखकर किया। यानी प्राइस ने बिना एक शब्द बोले कस्टमर के मन में ब्रांड की पोजीशन तय कर दी। यही वजह है कि सफल कंपनीज प्राइसिंग को सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का विषय नहीं मानती। उनके लिए प्राइसिंग मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि हर प्राइस एक साइलेंट मैसेज भेजती है। वो कस्टमर से कहती है कि ये ब्रांड प्रीमियम है, ये वैल्यू फॉर मनी है, ये लक्जरी है, या ये एवरीडे यूज के लिए है। कई बार लोग प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्राइस देखकर ही उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। यही कारण है कि कुछ प्रीमियम ब्रांड्स जानबूझकर अपनी कीमतें कम नहीं करते हैं। उन्हें प्रॉफिट कम होने का डर कम होता है, लेकिन ब्रांड की इमेज टूटने का डर ज्यादा होता है। अगर कोई लक्जरी ब्रांड अचानक आधी कीमत पर मिलने लगे, तो कस्टमर खुश होने के बजाय ये सोचने लगता है कि कहीं क्वालिटी तो कम नहीं हो गई। यानी कई बार कम प्राइस सेल्स नहीं बढ़ाती, बल्कि ट्रस्ट कम कर देती है। ले कॉल्डवेल हमें यह समझाना चाहते हैं कि प्राइसिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का खेल है। इंसान हमेशा लॉजिक से खरीदारी नहीं करता। हमारा दिमाग पहले एक भावना बनाता है और बाद में लॉजिक से उसे सही साबित करता है। इसलिए कई बार सिर्फ प्राइस देखकर ही कस्टमर ये मान लेता है कि प्रोडक्ट बेहतर होगा, भरोसेमंद होगा या फिर साधारण होगा। यही कारण है कि दुनिया की सबसे सफल कंपनीज प्रोडक्ट डिजाइन जितना ही समय प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर भी खर्च करती हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट को अलग नजर से देखें, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी प्राइस उनके दिमाग में कैसी कहानी बना रही है। क्योंकि प्राइस सिर्फ पैसे लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि आपके ब्रांड की पर्सनैलिटी, वैल्यू और पोजीशनिंग का सबसे शक्तिशाली संदेश है। बिजनेस में जीत हमेशा सबसे सस्ता बनने से नहीं मिलती, बल्कि कस्टमर के मन में सही जगह बनाने से मिलती है।
और उस जगह तक पहुंचने का पहला रास्ता आपकी प्राइसिंग से होकर जाता है। अब सवाल यह है कि अगर प्राइस सिर्फ कॉस्ट और प्रॉफिट का हिसाब नहीं है तो फिर सही प्राइस तय कैसे की जाए? क्या कॉस्ट के ऊपर मार्जिन जोड़ देना वास्तव में सही तरीका है, या फिर दुनिया के सबसे सफल बिजनेस इससे बिल्कुल अलग सोचते हैं? इसी रहस्य पर्दा उठेगा अगले चैप्टर कॉस्ट बेस्ड कैलकुलेशंस में। क्या कॉस्ट देखकर प्राइस तय करना बिजनेस की सबसे बड़ी गलती है? पिछले चैप्टर में हमने समझा कि प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि वो कस्टमर के दिमाग में आपके ब्रांड की पहचान बनाता है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जिसने दशकों से बिजनेस की दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा है। आखिर किसी प्रोडक्ट की सही कीमत तय कैसे की जाए? अगर आप किसी नए एंटरप्रेन्योर से ये सवाल पूछेंगे तो ज्यादातर लोग एक ही जवाब देंगे, जितनी कॉस्ट आई उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दो, वही सही प्राइस है। पहली नजर में ये फॉर्मूला बिल्कुल लॉजिकल लगता है। आखिर अगर प्रोडक्ट बनाने में 500 रुपए खर्च हुए हैं और आप 200 रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं तो 700 रुपए की प्राइस रखना गलत कैसे हो सकता है? लेकिन ले कॉल्डवेल कहते हैं कि यही सोच कई बिजनेसेस को शुरुआत से ही सीमित कर देती है। लेखक बताते हैं कि कॉस्ट बिजनेस के अंदर पैदा होती है, लेकिन प्राइस मार्केट में तय होती है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। आपकी फैक्ट्री, आपकी टीम, आपका ऑफिस रेंट या आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कस्टमर के लिए कोई मायने नहीं रखती। कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट को देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि इसे बनाने में आपको कितना खर्च आया होगा। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए इस प्राइस के लायक है? यानी कस्टमर कॉस्ट नहीं खरीदता, बल्कि अपनी नजर में दिखने वाली वैल्यू खरीदता है। यही कारण है कि एक ही प्रोडक्ट किसी कस्टमर को महंगा लगता है और दूसरे कस्टमर को बिल्कुल उचित। इसी बात को समझाने के लिए लेखक एक सरल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दो अलग अलग कंपनीज एक जैसी पानी की बोतल बेच रही हैं। पहली कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है क्योंकि उसका प्रोडक्शन स्केल बड़ा है। दूसरी कंपनी की कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि वो छोटे स्तर पर काम करती है। अगर दोनों सिर्फ कॉस्ट के आधार पर प्राइस तय करें तो दूसरी कंपनी की कीमत ज्यादा होगी। लेकिन क्या कस्टमर इस बात की परवाह करेगा कि किसकी फैक्ट्री छोटी है और किसकी बड़ी? बिल्कुल नहीं। कस्टमर दोनों बोतलों को देखकर सिर्फ ये तय करेगा कि उसे कौन सी बोतल ज्यादा वैल्यू दे रही है। यानी मार्केट प्राइस आपकी कॉस्ट से नहीं, कस्टमर की परसेप्शन से प्रभावित होती है। ले कॉल्डवेल इस चैप्टर में एक ऐसी गलती की ओर इशारा करते हैं जो नए बिजनेसेस अक्सर करते हैं। वे सोचते हैं कि पहले प्रोडक्ट बना लिया जाए, कॉस्ट निकाल ली जाए और फिर उसके ऊपर मार्जिन जोड़कर प्राइस तय कर दी जाए। लेकिन सफल कंपनीज इसका उल्टा करती हैं। वे पहले ये समझती हैं कि कस्टमर कितना वैल्यू महसूस करेगा और मार्केट किस प्राइस को स्वीकार करेगी। उसके बाद वे अपना पूरा बिजनेस मॉडल उसी प्राइस के अनुसार डिजाइन करती हैं। यानी प्राइस आखिर में नहीं, बल्कि शुरुआत में सोची जाती है। यही सोच कई बड़ी कंपनीज को कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी सफल बनाती है। लेखक कहते हैं कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग सुरक्षित जरूर महसूस होती है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होती। अगर आपने सिर्फ कॉस्ट देखकर प्राइस तय की और मार्केट उस प्राइस को स्वीकार ही नहीं करता तो आपका पूरा कैलकुलेशन बेकार हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट में उससे कहीं ज्यादा वैल्यू देखता है जितनी आपने सोची थी, तो कॉस्ट बेस्ड फॉर्मूला आपको कम प्रॉफिट कमाने पर मजबूर कर देगा। यानी इस फॉर्मूला में एक ही कमी है, ये बिजनेस को नहीं सिर्फ हिसाब किताब को देखता है। यही लेखक हमें वैल्यू की असली ताकत समझाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर सिर्फ 10 मिनट में आपकी कई साल पुरानी समस्या का समाधान कर देता है। क्या आप उसकी फी इस आधार पर तय करेंगे कि उसने सिर्फ 10 मिनट दिए? शायद नहीं। आप उसकी नॉलेज, एक्सपीरियंस और उस समाधान की वैल्यू के लिए पैसे देंगे। ठीक यही बात हर प्रोडक्ट और सर्विस पर लागू होती है। लोग समय या कॉस्ट के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में मिलने वाले परिणाम के लिए भुगतान करते हैं। इसलिए कई बार कम कॉस्ट वाला प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस पर बिक जाता है, जबकि ज्यादा कॉस्ट वाला प्रोडक्ट मार्केट में संघर्ष करता रहता है। ले कॉल्डवेल ये भी कहते हैं कि कॉस्ट पर पूरा ध्यान देने से बिजनेस धीरे धीरे कंपटीशन के जाल में फंस जाता है, क्योंकि अगर आपकी प्राइसिंग का आधार सिर्फ कॉस्ट है तो आपका अगला कदम हमेशा कॉस्ट कम करना होगा। फिर कॉम्पिटिटर उससे भी कम प्राइस रखेगा। धीरे धीरे पूरा मार्केट प्राइस वॉर में बदल जाएगा और अंत में सभी का प्रॉफिट कम होने लगेगा। लेकिन अगर आपकी प्राइसिंग कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू पर आधारित है तो कंपटीशन सिर्फ प्राइस का नहीं, एक्सपीरियंस, ब्रांड और ट्रस्ट का बन जाता है। और यही वो जगह है जहां लंबे समय तक टिकने वाले ब्रांड्स पैदा होते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कॉस्ट जानना जरूरी है, लेकिन प्राइस तय करने का आधार कॉस्ट नहीं, कस्टमर की वैल्यू परसेप्शन होनी चाहिए। कॉस्ट आपको ये बताती है कि बिजनेस चल सकता है या नहीं, लेकिन कस्टमर ये तय करता है
कि आपका प्रोडक्ट कितने में बिकेगा। इसलिए सफल एंटरप्रेन्योर हमेशा फैक्ट्री के नंबर्स और कस्टमर के माइंडसेट दोनों को साथ लेकर चलते हैं। अब एक नया सवाल सामने आता है, अगर सही प्राइस का आधार कस्टमर की सोच है तो आखिर हम कस्टमर के दिमाग को समझेंगे कैसे? वो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू किस आधार पर तय करता है और कौन सी साइकोलॉजिकल फोर्सेस उसके बाइंग डिसीजन को प्रभावित करती हैं? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर रीडिंग द कस्टमर्स माइंड में, जहां ले कॉल्डवेल हमें कस्टमर साइकोलॉजी की उस दुनिया में ले जाएंगे जहां असली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जन्म लेती है। कस्टमर प्रोडक्ट नहीं, अपने दिमाग में बनी कहानी खरीदता है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस सिर्फ उसकी कॉस्ट देखकर तय नहीं की जा सकती। सही प्राइस वही होती है जिसे कस्टमर अपनी नजर में सही वैल्यू मानता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कस्टमर वैल्यू को महसूस कैसे करता है? दो लोग एक ही प्रोडक्ट को देखते हैं, एक कहता है कि ये बहुत महंगा है, जबकि दूसरा बिना एक पल सोचे उसे खरीद लेता है। अगर प्रोडक्ट वही है और प्राइस भी वही है तो दोनों का फैसला अलग क्यों है? ले कॉल्डवेल कहते हैं कि इसका जवाब प्रोडक्ट में नहीं बल्कि कस्टमर के दिमाग में छिपा होता है। प्राइसिंग को समझने से पहले आपको इंसान के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना होगा, क्योंकि बिजनेस हमेशा मार्केट में नहीं बल्कि कस्टमर के माइंड में जीता या हारता है। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर मान लेते हैं कि कस्टमर हर खरीदारी सोच समझकर और पूरी जानकारी के आधार पर करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा दिमाग हर दिन हजारों छोटे बड़े फैसले लेता है। अगर हर डिसीजन को पूरी तरह लॉजिक से लिया जाए तो एक साधारण सी खरीदारी में भी घंटों लग जाए। इसलिए हमारा दिमाग कई बार शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। साइकोलॉजी की भाषा में इन्हें मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। यही शॉर्टकट्स तय करते हैं कि कोई प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या नहीं, उसकी कीमत उचित लगेगी या नहीं, और आखिर हम उसे खरीदेंगे या नहीं। यानी कस्टमर हमेशा हर जानकारी का विश्लेषण नहीं करता बल्कि अपने अनुभव, भावनाओं और पहले से बनी धारणाओं के आधार पर निर्णय लेता है। ले कॉल्डवेल कहते हैं कि जब कोई कस्टमर पहली बार किसी प्रोडक्ट को देखता है तो वो सबसे पहले अपने आप से ये नहीं पूछता कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, बल्कि उसका दिमाग अनजाने में ये पूछता है कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है। यही छोटा सा अंतर पूरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बदल देता है। कस्टमर का डिसीजन केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी पर निर्भर नहीं करता बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वो प्रोडक्ट उसकी जरूरत, उसकी पहचान और उसकी उम्मीदों से कितना मेल खाता है। इसलिए एक ही प्रोडक्ट किसी व्यक्ति के लिए बेहद वैल्यूएबल हो सकता है और किसी दूसरे के लिए बिल्कुल बेकार। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान किसी भी चीज की कीमत अकेले नहीं समझता। हमारा दिमाग हमेशा तुलना करता है। अगर किसी स्टोर में आपने 2000 रुपए की शर्ट देखी और उसके बगल में 8000 रुपए की शर्ट रखी हो तो पहली शर्ट अचानक सस्ती लगने लगती है। लेकिन अगर वही 2000 रुपए की शर्ट 800 रुपए वाली शर्ट्स के बीच रखी जाए तो वही महंगी महसूस होगी। यानी कई बार प्रोडक्ट नहीं बदलता, सिर्फ उसका कॉन्टेक्स्ट बदलता है और उसी के साथ कस्टमर का डिसीजन भी बदल जाता है। यही कारण है कि सफल बिजनेसेस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि उसके आसपास ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे कस्टमर उसकी वैल्यू को अलग नजर से देखने लगे। ले कॉल्डवेल आगे बताते हैं कि कस्टमर सिर्फ प्राइस नहीं देखता बल्कि रिस्क भी महसूस करता है। हर खरीदारी के साथ उसके मन में एक छोटा सा डर होता है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। अगर प्रोडक्ट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो क्या होगा? अगर पैसे बेकार चले गए तो? इसलिए प्राइसिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि कस्टमर के मन से इस रिस्क को कम करना भी है। यही वजह है कि मजबूत ब्रांड, अच्छी रेपुटेशन, पॉजिटिव रिव्यूज और स्पष्ट कम्युनिकेशन कई बार प्रोडक्ट की कीमत से भी ज्यादा प्रभाव डालते हैं। जब कस्टमर को भरोसा महसूस होता है तो वही प्राइस उसे उचित लगने लगती है। लेखक कहते हैं कि बिजनेस की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो प्रोडक्ट की खूबियां गिनाने में व्यस्त रहता है जबकि कस्टमर अपने फायदे के बारे में सोच रहा होता है। कस्टमर ये नहीं खरीदता कि किसी मोबाइल में 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो ये खरीदता है कि उसकी तस्वीरें बेहतर आएंगी। वो लैपटॉप की प्रोसेसर स्पीड नहीं खरीदता बल्कि अपना काम तेजी से पूरा होने की सुविधा खरीदता है। यानी लोग फीचर्स नहीं बेनिफिट्स खरीदते हैं, और जब उन्हें लगता है कि मिलने वाला फायदा प्राइस से कहीं बड़ा है तभी उन्हें प्रोडक्ट की कीमत उचित लगती है। इसीलिए ले कॉल्डवेल कहते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाने से पहले कस्टमर साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। अगर आपको यह नहीं पता कि आपका कस्टमर किस बात को वैल्यू मानता है, किस बात से डरता है, किस बात से प्रभावित होता है,
और किस वजह से खरीदारी करता है, तो सही प्राइस तय करना लगभग असंभव है। प्राइसिंग का असली खेल कैलकुलेटर पर नहीं बल्कि कस्टमर के माइंड में खेला जाता है। यही वजह है कि सफल कंपनीज मार्केट रिसर्च पर इतना समय और पैसा खर्च करती हैं। वे सिर्फ ये नहीं जानना चाहती कि कस्टमर क्या खरीद रहा है, बल्कि ये भी समझना चाहती हैं कि वो खरीद क्यों रहा है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि बिजनेस में प्रोडक्ट से पहले कस्टमर को समझना पड़ता है। अगर आप कस्टमर के दिमाग में चल रही कहानी समझ गए तो सही प्राइस तय करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट को समझा और कस्टमर को नहीं, तो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भी मार्केट में संघर्ष कर सकता है। अब जब लेखक ने हमें कस्टमर के माइंड की एक झलक दिखा दी है, तो अगला कदम और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कस्टमर एक जैसा नहीं सोचता, न ही हर कस्टमर एक जैसी कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है। तो फिर एक ही प्रोडक्ट अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से कैसे बेचा जाए, इसी रहस्य को ले कॉल्डवेल अगले चैप्टर सेगमेंटेशन में खोलेंगे, जहां हम सीखेंगे कि सही कस्टमर को सही प्राइस देना ही सफल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की असली शुरुआत है। हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता, तो फिर हर किसी के लिए प्राइस एक जैसी क्यों हो? पिछले चैप्टर में हमने जाना कि सही प्राइसिंग की शुरुआत कस्टमर के दिमाग को समझने से होती है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर हर इंसान अलग सोचता है, अलग जरूरतें रखता है और अलग तरीके से वैल्यू को महसूस करता है, तो क्या सभी कस्टमर्स के लिए एक ही प्राइस और एक ही स्ट्रैटेजी सही हो सकती है? ले कॉल्डवेल कहते हैं कि यही अधिकांश बिजनेसेस सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे पूरे मार्केट को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं होता। हर कस्टमर की सोच, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी आर्थिक स्थिति और खरीदने की वजह अलग होती है। इसलिए सफल प्राइसिंग की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं बल्कि सही कस्टमर को पहचानने से होती है। लेखक बताते हैं कि सेगमेंटेशन का अर्थ सिर्फ कस्टमर्स को उम्र, शहर या इनकम के आधार पर बांटना नहीं है। असली सेगमेंटेशन ये समझना है कि अलग अलग लोग एक ही प्रोडक्ट को अलग कारणों से खरीदते हैं। कोई व्यक्ति समय बचाने के लिए पैसे खर्च करता है, कोई क्वालिटी के लिए, कोई ब्रांड की प्रतिष्ठा के लिए और कोई सिर्फ सबसे कम कीमत पाने के लिए। बाहर से देखने पर ये सभी कस्टमर एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके निर्णय लेने का तरीका पूरी तरह अलग होता है। अगर बिजनेस इन सभी लोगों से एक ही तरह बात करेगा और सभी को एक ही वैल्यू दिखाने की कोशिश करेगा, तो वो किसी को भी पूरी तरह प्रभावित नहीं कर पाएगा। ले कॉल्डवेल समझाते हैं कि कल्पना कीजिए एक एयरलाइन कंपनी की। उसी फ्लाइट में यात्रा करने वाले सभी यात्री एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन सभी ने एक जैसी टिकट प्राइस नहीं दी होती। कुछ लोगों ने महीनों पहले बुकिंग की होती है, कुछ ने आखिरी समय पर टिकट खरीदी होती है। कुछ इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे होते हैं, तो कुछ बिजनेस क्लास में। सीट एक ही विमान में है, डेस्टिनेशन भी एक ही है, लेकिन हर कस्टमर उस यात्रा में अलग वैल्यू देखता है। किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कम प्राइस है, तो किसी के लिए आराम, सुविधा और समय। इसलिए कंपनी एक ही सर्विस को अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग तरीके से प्राइस करती है। यही सेगमेंटेशन की ताकत है। लेखक कहते हैं कि सफल बिजनेसेस कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि उनका प्रोडक्ट सभी लोगों को पसंद आए। वे पहले ये तय करते हैं कि उनका सबसे महत्वपूर्ण कस्टमर कौन है, क्योंकि जब आप सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तब अक्सर किसी को भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप किसी विशेष कस्टमर ग्रुप की जरूरतों को गहराई से समझते हैं, तब आपका प्रोडक्ट भी बेहतर बनता है, मार्केटिंग भी प्रभावी होती है और प्राइसिंग भी स्वाभाविक रूप से सही लगने लगती है। इसी बात को लेखक प्रीमियम ब्रांड्स के उदाहरण से समझाते हैं। लक्जरी ब्रांड्स जानते हैं कि उनके कस्टमर्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, बल्कि एक पहचान खरीद रहे हैं। इसलिए वे कभी भी प्राइस कम करके हर किसी तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। दूसरी तरफ कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनका पूरा बिजनेस मॉडल ही कम कीमत पर ज्यादा लोगों तक पहुंचने पर आधारित होता है। दोनों स्ट्रैटेजी सफल हो सकती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स के लिए बनाई गई हैं। समस्या तब पैदा होती है जब कोई बिजनेस ये तय ही नहीं कर पाता कि वो आखिर किसके लिए बना है। ले कॉल्डवेल एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। कई बार बिजनेसेस ये सोचते हैं कि अगर वे प्राइस कम कर देंगे तो नए कस्टमर्स अपने आप आ जाएंगे, लेकिन कम प्राइस हमेशा नए कस्टमर्स नहीं लाती। कई बार वो पुराने कस्टमर्स को भी कंफ्यूज कर देती है। अगर आपका ब्रांड प्रीमियम पोजीशनिंग पर बना है और अचानक उसकी कीमत बहुत कम हो जाए, तो वही लोग जो पहले उसे क्वालिटी की वजह से खरीदते थे, अब उसकी क्वालिटी पर ही सवाल उठाने लगते हैं। यानी हर कस्टमर सिर्फ कम प्राइस नहीं चाहता,
कई कस्टमर्स ऐसी प्राइस चाहते हैं जो उन्हें भरोसा दिलाए कि उन्हें एक बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है। यही लेखक बताते हैं कि सेगमेंटेशन का उद्देश्य सिर्फ अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस देना नहीं है। इसका असली उद्देश्य ये समझना है कि कौन सा कस्टमर किस बात को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अगर किसी कस्टमर के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण है तो वो तेज डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार होगा। अगर किसी कस्टमर के लिए कन्वीनियंस महत्वपूर्ण है तो वो घर बैठे सर्विस मिलने के लिए अधिक भुगतान करेगा। और अगर किसी कस्टमर के लिए ब्रांड की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी वैल्यू है तो वो उसी पहचान के लिए प्रीमियम प्राइस देने में भी संकोच नहीं करेगा। इसलिए प्राइसिंग का असली खेल पैसे का नहीं बल्कि प्राथमिकताओं का खेल है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर कस्टमर को एक जैसा समझना बिजनेस की सबसे महंगी गलतियों में से एक है। जब आप अपने कस्टमर्स को सही तरीके से समझते हैं तभी आप उनके लिए सही वैल्यू बना पाते हैं और उसी वैल्यू के अनुसार सही प्राइस तय कर पाते हैं। सफल बिजनेसेस प्रोडक्ट नहीं बदलते, वे सही कस्टमर के लिए सही ऑफर तैयार करते हैं। और यही कारण है कि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कीमतों पर भी सफल हो सकता है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। जब कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तब कस्टमर्स के पास उसकी तुलना करने के लिए कोई पुराना अनुभव नहीं होता। ऐसे में वे कैसे तय करते हैं कि उसकी प्राइस सही है या नहीं, और बिजनेस पहली बार कस्टमर का भरोसा कैसे जीतता है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें अगले चैप्टर न्यू लॉन्चेस बिलीफ एंड फेयरनेस में मिलेगा, जहां ले कॉल्डवेल बताएंगे कि किसी नए प्रोडक्ट की सफलता सिर्फ उसकी क्वालिटी पर नहीं बल्कि कस्टमर के विश्वास और फेयरनेस की भावना पर भी निर्भर करती है। लोग नया प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे पहले उस पर विश्वास खरीदते हैं। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति अलग कारणों से खरीदारी करता है। इसलिए सफल बिजनेस वही होता है जो सही कस्टमर के लिए सही वैल्यू तैयार करे। लेकिन अब एक ऐसी चुनौती सामने आती है जिसका सामना हर नए बिजनेस, स्टार्टअप और ब्रांड को करना पड़ता है। जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया हो, मार्केट में किसी ने उसे पहले कभी इस्तेमाल न किया हो और लोगों के पास उसके बारे में कोई अनुभव न हो, तब वे यह कैसे तय करेंगे कि आपकी प्राइस सही है या नहीं? आखिर कोई व्यक्ति किसी अनजान प्रोडक्ट पर अपने पैसे क्यों खर्च करेगा? ले कॉल्डवेल कहते हैं कि किसी भी नए प्रोडक्ट की सबसे बड़ी समस्या उसकी क्वालिटी नहीं होती बल्कि कस्टमर का विश्वास होता है, क्योंकि जब अनुभव नहीं होता तब इंसान अपने फैसले विश्वास और फेयरनेस की भावना के आधार पर लेता है। लेखक बताते हैं कि जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो कस्टमर के मन में सबसे पहला सवाल ये नहीं होता कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। उसका पहला सवाल होता है, क्या मैं इस ब्रांड पर भरोसा कर सकता हूं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो प्राइस भी उचित लगने लगती है। लेकिन अगर भरोसा नहीं बनता तो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भी संघर्ष करता है। इसलिए किसी नए बिजनेस की पहली जिम्मेदारी सेल्स बढ़ाना नहीं बल्कि विश्वास बनाना होती है, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। ले कॉल्डवेल कहते हैं कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करते समय बिजनेसेस अक्सर दो गलतियों में से एक कर बैठते हैं। पहली गलती ये कि वे बहुत ज्यादा प्राइस रख देते हैं, ये सोचकर कि प्रीमियम दिखेंगे। दूसरी गलती ये कि वे बहुत कम प्राइस रख देते हैं ताकि जल्दी कस्टमर्स मिल जाए। लेकिन दोनों ही फैसले गलत साबित हो सकते हैं। अगर प्राइस बहुत ज्यादा होगी तो कस्टमर सोचेगा कि बिना किसी रेपुटेशन के ये ब्रांड इतना महंगा क्यों है, और अगर प्राइस बहुत कम होगी तो वही कस्टमर ये सोच सकता है कि शायद प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। यानी शुरुआत में सही प्राइस वही होती है जो कस्टमर के मन में विश्वास पैदा करे, न कि भ्रम। लेखक आगे बताते हैं कि विश्वास सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से नहीं बनता, विश्वास छोटे छोटे सिग्नल से बनता है, जैसे स्पष्ट जानकारी, ईमानदार कम्युनिकेशन, आसान रिटर्न पॉलिसी, अच्छे रिव्यूज, ट्रायल का अवसर और कस्टमर सपोर्ट। जब कोई ब्रांड कस्टमर का रिस्क कम करता है तब कस्टमर उसके प्रोडक्ट को आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए सफल कंपनीज लॉन्च के समय सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती बल्कि कस्टमर के मन में यह भरोसा पैदा करती हैं कि अगर प्रोडक्ट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तब भी उसका नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि कई बिजनेसेस फ्री ट्रायल, मनी बैक गारंटी या इजी रिटर्न जैसी पॉलिसीज अपनाते हैं। वे जानते हैं कि पहले विश्वास जीतना है, प्रॉफिट बाद में भी कमाया जा सकता है। ले कॉल्डवेल इस चैप्टर में फेयरनेस यानी न्यायपूर्ण प्राइसिंग की भी गहराई से चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि कस्टमर सिर्फ प्राइस नहीं देखता बल्कि यह भी महसूस करता है कि क्या उसके साथ न्याय किया जा रहा है। अगर उसे लगे कि ब्रांड बिना किसी उचित कारण की जरूरत से ज्यादा पैसे ले रहा है
तो उसका भरोसा तुरंत टूट जाता है। कई बार कस्टमर महंगी कीमत भी खुशी खुशी देता है, लेकिन तभी जब उसे लगे कि उसे उसके बदले उचित वैल्यू मिल रही है। दूसरी तरफ अगर उसे लगे कि ब्रांड उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, तो वही कस्टमर दोबारा कभी वापस नहीं आता। इसलिए प्राइसिंग में फेयरनेस केवल नैतिकता का सवाल नहीं है, बल्कि लंबे समय तक बिजनेस चलाने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। लेखक बताते हैं कि विश्वास एक दिन में नहीं बनता। हर पॉजिटिव एक्सपीरियंस उसे थोड़ा थोड़ा मजबूत करता है। जब ब्रांड अपना वादा निभाता है, समय पर डिलीवरी करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाए रखता है और अपनी गलती होने पर उसे स्वीकार करता है, तब कस्टमर धीरे धीरे ब्रांड के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने लगता है। यही विश्वास आगे चलकर लॉयल्टी में बदलता है, और जब लॉयल्टी बन जाती है, तब कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बल्कि उस ब्रांड की कहानी का हिस्सा बन जाता है। ले कॉल्डवेल हमें यह भी समझाते हैं कि किसी नए प्रोडक्ट की सफलता का निर्णय केवल उसकी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन नहीं करती। कई बार साधारण प्रोडक्ट भी सफल हो जाता है, क्योंकि लोगों को उस ब्रांड पर भरोसा होता है। वहीं कई शानदार प्रोडक्ट्स सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे कस्टमर के मन में विश्वास नहीं बना पाते। इसलिए लॉन्च स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रोडक्ट डिजाइन नहीं, बल्कि ट्रस्ट डिजाइन होना चाहिए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि बिजनेस में पहली सेल एडवर्टाइजमेंट से मिल सकती है, लेकिन दूसरी सेल हमेशा विश्वास से मिलती है। अगर कस्टमर को यह महसूस हो जाए कि आपका ब्रांड उसके साथ ईमानदार है, उसकी जरूरतों को समझता है और उसे उचित वैल्यू देता है, तो वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए किसी भी नए प्रोडक्ट की असली शुरुआत प्राइस से नहीं बल्कि विश्वास से होती है। लेकिन विश्वास बनने के बाद भी एक और चुनौती बाकी रहती है। समय के साथ कस्टमर की यादें, पुराने अनुभव और उसकी उम्मीदें बदलने लगती हैं। यही बदलाव ये तय करते हैं कि भविष्य में वही प्राइस उसे सही लगेगी या नहीं। इसी मनोविज्ञान को ले कॉल्डवेल अगले चैप्टर मेमोरी एंड एक्सपेक्टेशंस, ट्रायल्स एंड रीफ्रेमिंग योर प्राइसेस में विस्तार से समझाते हैं, जहां हम जानेंगे कि कस्टमर की यादें और उम्मीदें प्राइसिंग को कैसे प्रभावित करती हैं। कस्टमर आज की प्राइस नहीं देखता, वो कल के एक्सपीरियंस से उसकी तुलना करता है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि किसी भी नए प्रोडक्ट की सफलता सिर्फ उसकी क्वालिटी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कस्टमर के विश्वास और फेयरनेस की भावना पर भी निर्भर करती है। लेकिन मान लीजिए कि आपने कस्टमर का भरोसा जीत लिया, उसने पहली बार आपका प्रोडक्ट खरीद भी लिया। क्या अब वो हमेशा आपके साथ रहेगा? क्या अगली बार भी उसे वही प्राइस सही लगेगी? ले कॉल्डवेल कहते हैं कि इसका जवाब केवल प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि कस्टमर की मेमोरी यानी उसकी यादों और एक्सपेक्टेशंस यानी उसकी उम्मीदों में छिपा होता है। क्योंकि इंसान कभी भी किसी प्रोडक्ट को खाली दिमाग से नहीं खरीदता। हर नई खरीदारी के समय उसका दिमाग पुराने अनुभवों को याद करता है और उन्हीं के आधार पर यह तय करता है कि आज की प्राइस सही है या नहीं। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग हर एक्सपीरियंस को एक रेफरेंस की तरह स्टोर कर लेता है। अगर किसी रेस्टोरेंट में पहली बार आपको शानदार खाना, अच्छा माहौल और बेहतरीन सर्विस मिली हो, तो अगली बार उसी रेस्टोरेंट में जाते समय आपकी उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा होंगी। अगर इस बार एक्सपीरियंस थोड़ा भी कमजोर रहा, तो वही प्राइस जो पहले आपको उचित लग रही थी, अचानक महंगी लगने लगेगी। यानी कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत नहीं देखता, बल्कि अपनी पुरानी यादों से उसकी तुलना करता है। इसलिए बिजनेस का हर एक्सपीरियंस भविष्य की प्राइसिंग को प्रभावित करता है। ले कॉल्डवेल कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस इंसान के डिसीजन पर उतना ही प्रभाव डालती हैं जितना वास्तविक एक्सपीरियंस। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए जाएं और इस्तेमाल करने के बाद कस्टमर को वैसा अनुभव ना मिले, तो उसे प्राइस जरूरत से ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर ब्रांड अपनी बातों में ईमानदार रहे और प्रोडक्ट उम्मीदों से बेहतर निकले, तो वही कस्टमर उस प्राइस को पूरी तरह सही मानेगा। इसलिए सफल बिजनेसेस कभी भी ऐसी उम्मीदें नहीं बनाते जिन्हें वे पूरा न कर सके। वे जानते हैं कि प्राइसिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशंस को सही तरीके से मैनेज करने का भी खेल है। इसी संदर्भ में लेखक ट्रायल की ताकत को समझाते हैं। जब कोई प्रोडक्ट नया होता है या उसकी कीमत कस्टमर को थोड़ी ज्यादा लगती है, तब सबसे बड़ा सवाल होता है, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो? यही डर कई लोगों को खरीदने से रोक देता है। इसलिए कई कंपनीज फ्री ट्रायल, सैंपल, डेमो या लिमिटेड एक्सपीरियंस देती हैं। उनका उद्देश्य प्रोडक्ट मुफ्त देना नहीं होता, बल्कि कस्टमर के मन से रिस्क को हटाना होता है। एक बार जब कस्टमर खुद प्रोडक्ट का अनुभव कर लेता है और उसे उसकी वैल्यू समझ आने लगती है,
तब वही प्राइस उसे पहले की तुलना में कहीं ज्यादा उचित लगने लगती है। यानी ट्रायल प्रोडक्ट नहीं बेचता, बल्कि विश्वास और अनुभव बेचता है। ले कॉल्डवेल इस चैप्टर में एक और बेहद महत्वपूर्ण विचार रखते हैं, जिसे वे रिफ्रेमिंग योर प्राइसेस कहते हैं। इसका मतलब प्राइस बदलना नहीं, बल्कि कस्टमर के सामने उसे देखने का तरीका बदलना है। कई बार वही प्राइस अलग तरीके से प्रस्तुत की जाए तो उसका प्रभाव पूरी तरह बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऑनलाइन सर्विस की कीमत 12,000 रुपए सालाना बताई जाए तो कई लोगों को वो महंगी लग सकती है। लेकिन अगर वही सर्विस 33 रुपए प्रतिदिन के रूप में समझाई जाए तो वही प्राइस अचानक छोटी और उचित महसूस होने लगती है। प्रोडक्ट वही है, कुल कीमत भी वही है, लेकिन प्राइस को देखने का नजरिया बदल गया। लेखक बताते हैं कि कस्टमर हमेशा गणित नहीं करता, वो अनुभव और तुलना के आधार पर निर्णय लेता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि बिजनेसेस को केवल प्राइस बढ़ाने या घटाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर उस बदलाव को कैसे महसूस करेगा। अगर अचानक बिना किसी कारण के प्राइस बढ़ा दी जाए तो कस्टमर को ये अन्यायपूर्ण लग सकता है, लेकिन अगर ब्रांड पहले वैल्यू बढ़ाए, प्रोडक्ट को बेहतर बनाए या नए बेनिफिट्स जोड़े और फिर प्राइस बढ़ाए तो वही बदलाव आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। यानी कस्टमर सिर्फ प्राइस इंक्रीज नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे का कारण भी समझना चाहता है। ले कॉल्डवेल कहते हैं कि इंसान की यादें हमेशा पूरी तरह वास्तविक नहीं होती। कई बार कस्टमर को प्रोडक्ट का आखिरी एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा याद रहता है। अगर आखिरी एक्सपीरियंस शानदार रहा तो वो पूरे ब्रांड को सकारात्मक नजर से देखने लगता है, लेकिन अगर आखिरी एक्सपीरियंस खराब रहा तो पहले के कई अच्छे अनुभव भी उसकी यादों में धुंधले पड़ सकते हैं। इसलिए हर कस्टमर इंटरेक्शन महत्वपूर्ण है। बिजनेस की सफलता सिर्फ पहली सेल से नहीं, बल्कि हर अगले एक्सपीरियंस से तय होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि कस्टमर प्राइस को कभी अकेले नहीं देखता। वो उसे अपनी पुरानी यादों, वर्तमान अनुभव और भविष्य की उम्मीदों के साथ जोड़कर देखता है। इसलिए सफल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वही होती है जो केवल प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि हर बार कस्टमर की उम्मीदों से थोड़ा बेहतर अनुभव देने की कोशिश करती है। जब ब्रांड लगातार सकारात्मक अनुभव देता है, तब धीरे धीरे प्राइस चर्चा का विषय नहीं रहती, बल्कि कस्टमर का भरोसा सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर कस्टमर हमेशा तुलना करके निर्णय लेता है तो क्या बिजनेस उस तुलना को अपने पक्ष में मोड़ सकता है? क्या सिर्फ एक दूसरी प्राइस दिखाकर किसी प्रोडक्ट को ज्यादा सस्ता या ज्यादा वैल्यूएबल महसूस कराया जा सकता है? इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का रहस्य ले कॉल्डवेल अगले चैप्टर एंकरिंग में खोलते हैं, जहां हम जानेंगे कि पहला दिखाई देने वाला नंबर कैसे कस्टमर के पूरे डिसीजन को प्रभावित कर देता है। पहला नंबर ही कस्टमर के पूरे डिसीजन की दिशा तय कर देता है। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि कस्टमर किसी भी प्राइस को अकेले नहीं देखता। उसका दिमाग हमेशा पुराने अनुभवों, उम्मीदों और तुलना के आधार पर फैसला करता है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें प्राइसिंग साइकोलॉजी के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक से परिचित कराते हैं, जिसे एंकरिंग कहा जाता है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो अक्सर हमारी नजर से छूट जाता है, लेकिन लगभग हर बिजनेस, रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल करता है। हैरानी की बात यह है कि कई बार कस्टमर को पता भी नहीं चलता कि उसका डिसीजन पहले से ही एक नंबर के प्रभाव में आ चुका है। लेखक बताते हैं कि जब हमारा दिमाग किसी प्रोडक्ट की सही कीमत नहीं जानता, तब वो सबसे पहले दिखाई देने वाले नंबर को एक रेफरेंस पॉइंट बना लेता है। यही पहला नंबर हमारे दिमाग का एंकर बन जाता है। इसके बाद आने वाली हर कीमत की तुलना उसी एंकर से होने लगती है। यानी पहला नंबर सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आगे आने वाले हर डिसीजन की दिशा भी तय कर देता है। यही कारण है कि कई बार हमें कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही प्रोडक्ट अचानक सस्ता महसूस होने लगता है, जबकि उसकी वास्तविक कीमत में कोई बदलाव नहीं आया होता। ले कॉल्डवेल एक आसान उदाहरण से इस सिद्धांत को समझाते हैं। मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में नया टेलीविजन खरीदने जाते हैं। सबसे पहले आपकी नज़र ₹2 लाख वाले प्रीमियम मॉडल पर पड़ती है। उसके बाद आप ₹1 लाख वाला दूसरा मॉडल देखते हैं। कुछ देर पहले तक ₹1 लाख आपको बहुत बड़ी रकम लग रही थी, लेकिन अब वही टेलीविजन अपेक्षाकृत सस्ता महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आपके दिमाग ने पहले ₹2 लाख को अपना एंकर बना लिया। अब हर अगली कीमत उसी से तुलना करके देखी जाएगी। लेखक कहते हैं कि एंकरिंग सिर्फ लक्जरी प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लगातार काम करता है। जब किसी प्रोडक्ट पर लिखा होता है कि पहले ₹5,000 अब सिर्फ ₹2,999,
तो हमारा ध्यान सबसे पहले 5,000 रुपये पर जाता है। वही नंबर हमारे दिमाग में प्रोडक्ट की वैल्यू का एंकर बन जाता है। उसके बाद 2,999 रुपये हमें एक शानदार डील महसूस होती है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट सीधे 2,999 रुपये लिखा होता बिना पुराने प्राइस के, तो शायद उसका प्रभाव इतना मजबूत नहीं होता। यानी कई बार डिस्काउंट से ज्यादा असर उस पहले दिखाई देने वाले नंबर का होता है। ले कॉल्डवेल ये भी बताते हैं कि एंकरिंग का मतलब कस्टमर को धोखा देना नहीं है। अगर बिजनेस झूठे एंकर बनाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करता है तो वो लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। सफल कंपनीज एंकरिंग का इस्तेमाल कस्टमर को वैल्यू समझाने के लिए करती हैं, न कि उसे गुमराह करने के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट वास्तव में प्रीमियम क्वालिटी का है तो सही कंपैरिजन कस्टमर को यह समझाने में मदद करता है कि उसकी कीमत उचित क्यों है। लेकिन अगर एंकर और वास्तविक वैल्यू के बीच कोई संबंध ही नहीं है तो कस्टमर का भरोसा जल्दी टूट जाता है। लेखक आगे बताते हैं कि एंकरिंग केवल प्राइस तक सीमित नहीं है। पहली इंप्रेशन, पहली इंफॉर्मेशन और पहला एक्सपीरियंस भी एक तरह का एंकर बन जाते हैं। अगर किसी ब्रांड के साथ कस्टमर का पहला अनुभव शानदार रहा तो भविष्य में छोटी मोटी गलतियां भी वो आसानी से माफ कर सकता है। लेकिन अगर शुरुआत ही खराब रही तो बाद में बहुत कुछ अच्छा करने के बावजूद कस्टमर का भरोसा जीतना मुश्किल हो जाता है। यानी बिजनेस में सिर्फ पहला प्राइस ही नहीं बल्कि पहला एक्सपीरियंस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ले कॉल्डवेल कहते हैं कि सफल बिजनेसेस हमेशा ये सोचते हैं कि कस्टमर सबसे पहले क्या देखेगा, क्योंकि वही पहली इंफॉर्मेशन उसके पूरे डिसीजन को प्रभावित करेगी। अगर पहला सिग्नल सही है तो आगे की बातचीत आसान हो जाती है। लेकिन अगर पहला सिग्नल गलत चला गया तो बाद में उसे बदलने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाते समय सिर्फ फाइनल प्राइस पर नहीं बल्कि उस रास्ते पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे कस्टमर उस प्राइस तक पहुंचता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान किसी भी कीमत का मूल्य अकेले नहीं समझता। वो हमेशा किसी पहले से मौजूद नंबर या एक्सपीरियंस से उसकी तुलना करता है। यही पहला रेफरेंस पॉइंट उसका एंकर बन जाता है और आगे का पूरा डिसीजन उसी के प्रभाव में लिया जाता है। इसलिए सफल प्राइसिंग का मतलब सिर्फ सही प्राइस तय करना नहीं है बल्कि कस्टमर के सामने सही संदर्भ प्रस्तुत करना भी है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें एक और भी रोचक मनोवैज्ञानिक रणनीति से परिचित कराएंगे। क्या सिर्फ एक अतिरिक्त ऑप्शन जोड़कर किसी कस्टमर को बिना दबाव के महंगा प्रोडक्ट चुनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? और क्या कंपटीशन हमेशा प्राइस कम करने का नाम है या उसके पीछे भी साइकोलॉजी काम करती है? इन सवालों की शुरुआत अगले चैप्टर कंपटीशन से होगी, जहां हम समझेंगे कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस की असली लड़ाई कहां लड़ी जाती है। कंपटीशन का मतलब हमेशा प्राइस कम करना नहीं होता। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि कस्टमर किसी भी प्राइस को अकेले नहीं देखता। उसका दिमाग हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के आधार पर फैसला करता है। यही कारण है कि सही एंकर कस्टमर के डिसीजन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। अगर मार्केट में आपके जैसे कई कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं तो क्या जीतने का सबसे आसान तरीका अपनी प्राइस कम कर देना है? आज भी बहुत से बिजनेस यही मानते हैं कि अगर वे दूसरों से सस्ते हो गए तो कस्टमर अपने आप उनके पास आ जाएगा। लेकिन ले कॉल्डवेल कहते हैं कि यही सोच सबसे खतरनाक प्राइस वॉर की शुरुआत करती है, क्योंकि कंपटीशन का असली उद्देश्य कॉम्पिटिटर को हराना नहीं बल्कि कस्टमर के दिमाग में अपनी अलग पहचान बनाना होता है। लेखक बताते हैं कि जब कोई नया बिजनेस मार्केट में आता है तो उसकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो सबसे पहले कॉम्पिटिटर की प्राइस देखता है। अगर सामने वाला 1,000 रुपए में प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो 950 रुपए में बेचने लगता है। फिर दूसरा बिजनेस 900 रुपए कर देता है, उसके बाद तीसरा 850 रुपए कर देता है। धीरे धीरे पूरा मार्केट एक ऐसी दौड़ में बदल जाता है जहां सभी लोग सिर्फ प्राइस कम करने में लगे रहते हैं। शुरुआत में कस्टमर्स खुश दिखाई देते हैं, लेकिन लंबे समय में इस दौड़ का सबसे बड़ा नुकसान बिजनेसेस को होता है। प्रॉफिट कम होने लगता है, क्वालिटी पर असर पड़ता है और अंत में किसी के पास इनोवेशन या बेहतर सर्विस देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचते। ले कॉल्डवेल कहते हैं कि सफल कंपनीज कंपटीशन को बिल्कुल अलग नजर से देखती हैं। वे ये नहीं पूछती कि कंपटीटर कितना चार्ज कर रहा है, वे ये पूछती हैं कि हम कस्टमर को ऐसी कौन सी वैल्यू दे सकते हैं जो दूसरों से अलग हो। अगर आपका पूरा बिजनेस सिर्फ कम प्राइस पर टिका है तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपसे भी सस्ता बेच देगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ट्रस्ट, क्वालिटी, कन्वीनियंस, ब्रांड एक्सपीरियंस या यूनिक सॉल्यूशन पर आधारित है तो कंपटीशन सिर्फ प्राइस तक सीमित नहीं रह जाती। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल ब्रांड्स अपने कॉम्पिटिटर से महंगे होने के बावजूद लगातार बढ़ते रहते हैं।
लेखक एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि कस्टमर हमेशा सबसे सस्ता ऑप्शन नहीं चुनता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी प्रीमियम ब्रांड कभी सफल नहीं होता। वास्तविकता यह है कि कस्टमर हमेशा उस ऑप्शन को चुनने की कोशिश करता है जहां उसे अपने पैसे के बदले सबसे ज्यादा वैल्यू महसूस हो। कई बार वो ज्यादा प्राइस देकर भी प्रोडक्ट खरीदता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि क्वालिटी बेहतर होगी, सर्विस अच्छी मिलेगी या रिस्क कम होगा। इसलिए कंपटीशन में जीतने का सबसे अच्छा तरीका प्राइस कम करना नहीं बल्कि वैल्यू बढ़ाना है। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि कई बिजनेसेस अपने कॉम्पिटिटर की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। जैसे ही सामने वाला डिस्काउंट देता है वे भी तुरंत डिस्काउंट शुरू कर देते हैं। जैसे ही सामने वाला प्राइस घटाता है वे भी अपनी प्राइस कम कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वे अपनी स्ट्रैटेजी बनाना छोड़ देते हैं और सिर्फ कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी का जवाब देने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है क्योंकि अब आपका बिजनेस कस्टमर को नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर को देखकर फैसले लेने लगा है। और जिस दिन आपका कॉम्पिटिटर कोई गलत फैसला करेगा उसी दिन आप भी वही गलती दोहराएंगे। लेखक ये भी बताते हैं कि कंपटीशन का मतलब हमेशा एक जैसे प्रोडक्ट्स नहीं होता। कई बार कस्टमर एक ही समस्या का समाधान अलग अलग तरीकों से खोजता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बाहर खाना नहीं खाता तो इसका मतलब ये नहीं कि रेस्टोरेंट का कॉम्पिटिटर सिर्फ दूसरा रेस्टोरेंट है। कई बार उसका कॉम्पिटिटर घर का खाना, फूड डिलीवरी या रेडी टू कुक मील भी हो सकता है। यानी कंपटीशन को सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में नहीं बल्कि कस्टमर की जरूरत के रूप में समझना चाहिए। जब आप ये समझ जाते हैं कि कस्टमर किस समस्या का समाधान ढूंढ रहा है तब आपके सामने कंपटीशन की तस्वीर भी बदल जाती है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें प्राइसिंग साइकोलॉजी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी से परिचित कराएंगे जो पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है। क्या सिर्फ एक ऐसा तीसरा ऑप्शन जोड़कर जिसे शायद कोई खरीदना भी न चाहे, कस्टमर को आपकी मनचाही चॉइस चुनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? इसी रोचक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को हम अगले चैप्टर डिकॉयज में समझेंगे, जहां एक अतिरिक्त ऑप्शन पूरे बाइंग डिसीजन को बदल देता है। कई बार वो ऑप्शन जिसे कोई खरीदने के लिए बनाया ही नहीं गया सबसे ज्यादा सेल्स करा देता है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि कंपटीशन में जीतने का मतलब सबसे सस्ता बनना नहीं बल्कि कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू बनाना है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें प्राइसिंग साइकोलॉजी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी से परिचित कराते हैं जो पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। क्या कोई बिजनेस जानबूझकर ऐसा ऑप्शन भी बना सकता है जिसे वो चाहता ही नहीं कि कस्टमर खरीदे? और अगर हाँ, तो ऐसा करने का क्या फायदा होगा? लेखक कहते हैं कि कई बार किसी प्रोडक्ट को बेचने का सबसे अच्छा तरीका उसके पास एक तीसरा ऑप्शन रखना होता है। ये तीसरा ऑप्शन ही डिकॉय कहलाता है। इसका काम खुद बिकना नहीं होता बल्कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट की तरफ धकेलना होता है जिसे बिजनेस वास्तव में बेचना चाहता है। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि इंसान अक्सर किसी भी चीज का मूल्य अकेले नहीं समझ पाता। हमारा दिमाग तुलना करके निर्णय लेता है। अगर सामने केवल 2 ऑप्शंस हों तो फैसला मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे ही एक तीसरा ऑप्शन सामने आता है पूरा डिसीजन बदल जाता है। ये तीसरा ऑप्शन कई बार सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि दूसरा ऑप्शन सबसे समझदारी भरा लगे। यानी डिकॉय कस्टमर की चॉइस को मजबूर नहीं करता बल्कि उसके दिमाग में एक नया कंपैरिजन पॉइंट बना देता है। लेखक एक प्रसिद्ध उदाहरण से इस सिद्धांत को समझाते हैं। मान लीजिए किसी मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है केवल डिजिटल सब्सक्रिप्शन जिसकी कीमत 500 रुपए है। दूसरा विकल्प है केवल प्रिंटेड मैगजीन जिसकी कीमत 900 रुपए है। तीसरा विकल्प है डिजिटल और प्रिंट दोनों साथ में जिसकी कीमत भी 900 रुपए है। अब अगर ध्यान से देखें तो दूसरा ऑप्शन लगभग बेकार लगता है। जब उसी कीमत में दोनों चीजें मिल रही हैं तो सिर्फ प्रिंट कौन खरीदेगा? लेकिन यही तीसरा ऑप्शन असली खेल खेलता है। उसका उद्देश्य सिर्फ प्रिंट बेचना नहीं बल्कि कस्टमर को यह महसूस कराना है कि तीसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है। परिणाम यह होता है कि अधिकतर लोग तीसरा ऑप्शन चुन लेते हैं। यानी जिस ऑप्शन को शायद कोई खरीदना ही नहीं चाहता था वही दूसरे ऑप्शन की तुलना में तीसरे ऑप्शन को सबसे आकर्षक बना देता है। ले कॉल्डवेल कहते हैं कि डिकॉय स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती है क्योंकि इंसान एब्सोल्यूट डिसीजन लेने में असहज महसूस करता है। हमारा दिमाग हमेशा ये जानना चाहता है कि कौन सा विकल्प दूसरे से बेहतर है। जब उसे एक ऐसा ऑप्शन दिखता है जो स्पष्ट रूप से कमजोर है तब दूसरा ऑप्शन अचानक बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है। यानी कस्टमर को ऐसा लगता है कि उसने बहुत समझदारी से फैसला लिया है जबकि उसकी सोच पहले से ही कंपैरिजन के जरिए प्रभावित हो चुकी होती है। लेखक बताते हैं कि यह स्ट्रैटेजी केवल मैगजीन्स या सब्सक्रिप्शन तक सीमित नहीं है। रेस्टोरेंट्स में कॉम्बो मील्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज के प्राइसिंग प्लान्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन मॉडल्स में भी इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आपको 3 प्लान्स दिखाई देते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बिजनेस जानता है कि ज्यादातर लोग प्रीमियम नहीं खरीदेंगे
और बेसिक से रेवेन्यू कम होगा। इसलिए बीच वाला प्लान इस तरह बनाया जाता है कि वो सबसे संतुलित और सबसे समझदारी भरा चॉइस लगे। कई बार ऊपर या नीचे रखा गया प्लान केवल कंपैरिजन के लिए होता है, ताकि बीच वाला प्लान सबसे आकर्षक महसूस हो। लेकिन ले कॉल्डवेल एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। डिकॉय स्ट्रैटेजी तभी सफल होती है जब कस्टमर को वास्तव में अतिरिक्त वैल्यू महसूस हो। अगर बिजनेस सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए बेकार ऑप्शंस जोड़ता है तो कस्टमर जल्दी ही इस स्ट्रैटेजी को समझ जाता है और ब्रांड पर उसका भरोसा कम होने लगता है। इसलिए डिकॉय का उद्देश्य कस्टमर को धोखा देना नहीं, बल्कि उसे अलग अलग विकल्पों की वैल्यू समझने में मदद करना होना चाहिए। जब ये स्ट्रैटेजी ईमानदारी से इस्तेमाल की जाती है, तब कस्टमर को भी बेहतर निर्णय लेने में आसानी होती है और बिजनेस को भी सही प्रोडक्ट बेचने का अवसर मिलता है। लेखक ये भी कहते हैं कि डिकॉय हमें इंसान के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में एक गहरी बात सिखाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पूरी तरह स्वतंत्र होकर निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे फैसले इस बात से भी प्रभावित होते हैं कि हमारे सामने कौन कौन से विकल्प रखे गए हैं। यानी कई बार डिसीजन प्रोडक्ट नहीं बदलता, सिर्फ उसके आसपास मौजूद विकल्प बदल देते हैं। यही कारण है कि सफल बिजनेसेस सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाते, बल्कि उसके आसपास सही चॉइस आर्किटेक्चर भी तैयार करते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि कस्टमर हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं चुनता, बल्कि वो उस ऑप्शन को चुनता है जो तुलना करने पर सबसे बेहतर दिखाई देता है। इसलिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का उद्देश्य केवल सही प्राइस तय करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से विकल्प प्रस्तुत करना भी है। जब कस्टमर्स को अलग अलग चॉइसेस इस तरह दिखाई जाती हैं कि वे वैल्यू को आसानी से समझ सकें, तब उनका डिसीजन भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। और यही डिकॉय स्ट्रैटेजी की असली ताकत है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें प्राइसिंग की एक और दिलचस्प दुनिया में ले जाएंगे, जहां प्रोडक्ट पहले मिलता है और पेमेंट बाद में होती है। आखिर क्यों लोग क्रेडिट कार्ड से आसानी से खर्च कर देते हैं, लेकिन वही पैसे कैश में देते समय कई बार सोचने लगते हैं? इसी मनोविज्ञान को हम अगले चैप्टर पेइंग टुमारो फॉर व्हाट यू गेट टुडे में समझेंगे, जहां पेमेंट का समय कस्टमर के बाइंग डिसीजन को कैसे बदल देता है, इसका रहस्य सामने आएगा। जब पेमेंट का दर्द बाद में होता है तो खरीदना आसान क्यों लगने लगता है? पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कस्टमर का डिसीजन केवल प्रोडक्ट या प्राइस से नहीं बदलता, बल्कि उसके सामने रखे गए विकल्प भी उसकी सोच को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें प्राइसिंग साइकोलॉजी के एक ऐसे पहलू से परिचित कराते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ईएमआई पर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बाय नाउ पे लेटर जैसी सर्विसेज का लाभ लेते हैं और कई बार सब्सक्रिप्शन लेकर महीनों तक उसका इस्तेमाल भी भूल जाते हैं। सवाल यह है कि जब हमें किसी प्रोडक्ट की पूरी कीमत तुरंत नहीं चुकानी पड़ती, तो उसे खरीदना अचानक इतना आसान क्यों लगने लगता है? लेखक कहते हैं कि इसका कारण प्रोडक्ट नहीं, बल्कि पेमेंट का समय होता है। क्योंकि इंसान सिर्फ पैसे खर्च नहीं करता, वो पैसे खर्च करने का दर्द भी महसूस करता है। और जब उस दर्द को भविष्य में धकेल दिया जाता है, तो खरीदारी करना कहीं आसान हो जाता है। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि साइकोलॉजी में इसे पेन ऑफ पेइंग कहा जाता है। जब हम कैश देकर कोई चीज खरीदते हैं, तब हमें अपने हाथों से पैसे निकलते हुए दिखाई देते हैं। यही अनुभव हमारे दिमाग को तुरंत महसूस होता है और वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये खरीदारी वास्तव में जरूरी है। लेकिन जब वही पेमेंट क्रेडिट कार्ड, ईएमआई या किसी डिजिटल मेथड से होती है, तो पैसे देने का दर्द उतना तीव्र महसूस नहीं होता। प्रोडक्ट तुरंत मिल जाता है, जबकि पेमेंट भविष्य में चली जाती है। परिणाम ये होता है कि हमारा दिमाग खरीदने के फायदे पर ज्यादा ध्यान देता है और खर्च होने वाले पैसों पर कम। लेखक कहते हैं कि यही कारण है कि क्रेडिट कार्ड ने पूरी दुनिया में लोगों के स्पेंडिंग बिहेवियर को बदल दिया। जब लोग कैश लेकर शॉपिंग करने जाते थे, तो हर खरीदारी उन्हें ये याद दिलाती थी कि उनके पास कितने पैसे बचे हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड ने इस अनुभव को बदल दिया। अब प्रोडक्ट पहले हाथ में आता है और बिल बाद में आता है। यानी आनंद आज मिलता है और भुगतान का एहसास भविष्य में होता है। यही छोटी सी साइकोलॉजिकल दूरी कई बार लोगों को जरूरत से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित कर देती है। ले कॉल्डवेल आगे बताते हैं कि ईएमआई और मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 60,000 रुपये लिखी हो, तो कई कस्टमर्स उसे महंगा मान सकते हैं। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट सिर्फ 2,500 रुपये प्रति महीने के रूप में दिखाया जाए, तो अचानक वही प्रोडक्ट अधिक लोगों की पहुंच में महसूस होने लगता है। प्रोडक्ट नहीं बदला, कुल कीमत भी नहीं बदली, लेकिन पेमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने से कस्टमर का मानसिक बोझ कम हो गया।
यही वजह है कि कई बिजनेसेस बड़ी कीमत को छोटे मंथली पेमेंट्स में बदलकर अपनी सेल्स बढ़ाते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि बिजनेसेस को केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि कस्टमर कितना भुगतान करेगा, बल्कि ये भी समझना चाहिए कि वो भुगतान कब और कैसे करेगा। कई बार पेमेंट का तरीका बदलने से कस्टमर का डिसीजन पूरी तरह बदल जाता है, जबकि प्रोडक्ट और उसकी कुल कीमत बिल्कुल वही रहती है। इसलिए प्राइसिंग केवल अमाउंट तय करने का विषय नहीं है, बल्कि पूरे पेमेंट एक्सपीरियंस को डिजाइन करने की कला भी है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान प्रोडक्ट खरीदने से पहले पेमेंट का अनुभव भी खरीदता है। अगर पेमेंट का तरीका सरल, स्पष्ट और सुविधाजनक हो तो वही प्राइस अधिक स्वीकार्य लगने लगती है। लेकिन अगर पेमेंट कठिन, जटिल या मानसिक बोझ पैदा करने वाली हो तो अच्छा प्रोडक्ट भी कस्टमर को महंगा महसूस हो सकता है। इसलिए सफल बिजनेसेस केवल अच्छी प्राइसिंग नहीं बनाते, बल्कि ऐसा पेमेंट एक्सपीरियंस तैयार करते हैं जिसमें कस्टमर को सुविधा और भरोसा दोनों महसूस हो। अब तक हमने देखा कि सही प्राइस कैसे तय की जाए, कस्टमर कैसे सोचता है, कंपटीशन कैसे काम करती है, एंकरिंग और डिकॉय कैसे डिसीजन बदलते हैं, और पेमेंट का समय बाइंग बिहेवियर को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें एक ऐसे अध्याय में ले जाएंगे जिसका नाम पहली नजर में थोड़ा रहस्यमय लगता है, द टी पार्टी। यहाँ हम जानेंगे कि एक ही प्रोडक्ट का अनुभव, माहौल और सामाजिक संदर्भ उसकी वैल्यू को कैसे बदल देते हैं, और क्यों कई बार लोग प्रोडक्ट से ज्यादा उस एक्सपीरियंस के लिए पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। कई बार लोग प्रोडक्ट के लिए नहीं, बल्कि उस एक्सपीरियंस के लिए पैसे देते हैं जो प्रोडक्ट उन्हें महसूस कराता है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि कस्टमर का बाइंग डिसीजन केवल प्रोडक्ट की कीमत से प्रभावित नहीं होता, बल्कि इस बात से भी प्रभावित होता है कि उसे पेमेंट कब और कैसे करनी है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें प्राइसिंग साइकोलॉजी के एक ऐसे पहलू से परिचित कराते हैं जो पहली नजर में थोड़ा अलग लगता है। अगर दो जगह बिल्कुल एक जैसी चाय मिले, लेकिन एक जगह उसकी कीमत 20 रुपए हो और दूसरी जगह 500 रुपए, तो क्या दोनों जगह कस्टमर सिर्फ चाय खरीद रहा होगा? लेखक कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। दूसरी जगह वो केवल चाय नहीं खरीद रहा, बल्कि उस माहौल, उस अनुभव और उस एहसास के लिए भुगतान कर रहा है जो उसे वहां मिलता है। यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि कई बार प्रोडक्ट की कीमत उसके अंदर नहीं, बल्कि उसके आसपास बने पूरे एक्सपीरियंस में छिपी होती है। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि इंसान किसी भी चीज की वैल्यू को केवल उसके फिजिकल फॉर्म से नहीं मापता। हमारा दिमाग हमेशा उस पूरे अनुभव को महसूस करता है जिसके साथ प्रोडक्ट जुड़ा होता है। अगर वही चाय सड़क किनारे प्लास्टिक के कप में मिले तो उसकी कीमत अलग महसूस होगी। लेकिन अगर वही चाय एक खूबसूरत काफे में शांत संगीत, शानदार इंटीरियर और बेहतरीन सर्विस के साथ परोसी जाए तो वही चाय अचानक कहीं ज्यादा वैल्यूबल लगने लगती है। चाय नहीं बदली, लेकिन उसे पीने का अनुभव पूरी तरह बदल गया। और जब एक्सपीरियंस बदलता है तो कस्टमर की नजर में प्राइस भी बदल जाती है। लेखक कहते हैं कि यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल ब्रांड्स केवल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, बल्कि एक्सपीरियंसेस डिजाइन करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी लग्जरी होटल में ठहरता है तो वो सिर्फ एक कमरा नहीं खरीदता, वो सम्मान, सुविधा, शांति, सुरक्षा और एक अलग लाइफस्टाइल का अनुभव खरीदता है। उसी तरह जब कोई प्रीमियम रेस्टोरेंट में डिनर करता है तो वो सिर्फ खाने की प्लेट के लिए पैसे नहीं देता, वो उस पूरे माहौल के लिए भुगतान करता है जो उस डिनर को यादगार बना देता है। यानी बिजनेस में कई बार प्रोडक्ट केवल एक हिस्सा होता है, जबकि असली वैल्यू उसके आसपास तैयार किए गए एक्सपीरियंस में होती है। ले कॉल्डवेल आगे बताते हैं कि एक्सपीरियंस की यही ताकत प्राइसिंग को भी बदल देती है। अगर कस्टमर को ऐसा महसूस हो कि उसे केवल प्रोडक्ट नहीं बल्कि कुछ विशेष मिल रहा है, तो वो अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि कुछ कंपनीज अपने स्टोर्स, पैकेजिंग, कस्टमर सर्विस और ब्रांड स्टोरी पर इतना ज्यादा निवेश करती हैं। वे जानती हैं कि कस्टमर का दिमाग हर छोटी सी डिटेल को जोड़कर वैल्यू का अनुमान लगाता है। मुस्कुराकर स्वागत करना, सुंदर पैकेजिंग देना, साफ सुथरा स्टोर, आसान रिटर्न प्रोसेस और सम्मानजनक व्यवहार, ये सभी बातें प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होती, लेकिन कस्टमर इन्हें भी अपनी खरीदारी का हिस्सा मानता है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि एक्सपीरियंस का मतलब हमेशा लग्जरी नहीं होता। एक छोटा सा बिजनेस भी शानदार एक्सपीरियंस दे सकता है। समय पर डिलीवरी, ईमानदार कम्युनिकेशन, सरल खरीदारी प्रक्रिया, अच्छी पैकेजिंग और कस्टमर के प्रति सम्मान, ये सभी बातें एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। कई बार यही छोटी छोटी बातें किसी साधारण प्रोडक्ट को भी असाधारण बना देती हैं। इसलिए सफल बिजनेसेस हमेशा ये समझते हैं कि कस्टमर प्रोडक्ट को भूल सकता है, लेकिन उसे कैसा महसूस हुआ,
ये वो लंबे समय तक याद रखता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि कस्टमर केवल प्रोडक्ट की कीमत नहीं चुकाता, बल्कि उस अनुभव की कीमत भी चुकाता है जो उसे प्रोडक्ट के साथ मिलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस साधारण है तो केवल प्रोडक्ट के दम पर प्रीमियम प्राइस लेना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस यादगार है तो वही कस्टमर खुशी खुशी अधिक कीमत देगा और दोबारा भी आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए प्राइसिंग की असली ताकत प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि उस एहसास में छिपी होती है जो कस्टमर अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी से परिचित कराएंगे जो एक ही समय में कस्टमर को अधिक वैल्यू भी देती है और बिजनेस की रेवेन्यू भी बढ़ाती है। आखिर क्यों कई बार 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय एक कॉम्बो ऑफर ज्यादा आकर्षक लगता है, और कैसे बंडलिंग कस्टमर के डिसीजन को पूरी तरह बदल देती है, इसी मनोविज्ञान को हम अगले चैप्टर बंडलिंग में समझेंगे। जब कई प्रोडक्ट्स एक साथ मिलते हैं तो उनकी कीमत कम नहीं, बल्कि उनकी वैल्यू ज्यादा महसूस होती है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि कस्टमर कई बार प्रोडक्ट के लिए नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले पूरे एक्सपीरियंस के लिए पैसे देता है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें प्राइसिंग साइकोलॉजी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी से परिचित कराते हैं जिसका इस्तेमाल आज लगभग हर इंडस्ट्री करती है, चाहे रेस्टोरेंट हो, सुपरमार्केट, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर कंपनी या टेलीकॉम सर्विस। हर जगह आपको एक चीज बार बार दिखाई देगी, कॉम्बो ऑफर। सवाल यह है कि आखिर बिजनेस अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचने की बजाय उन्हें एक साथ बंडल बनाकर क्यों बेचते हैं? क्या इसका उद्देश्य सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचना है, या इसके पीछे कस्टमर साइकोलॉजी का कोई गहरा सिद्धांत छिपा हुआ है? लेखक कहते हैं कि बंडलिंग केवल सेल्स बढ़ाने की स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि कस्टमर के दिमाग में वैल्यू को बदलने की कला है। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि जब कस्टमर किसी एक प्रोडक्ट की कीमत देखता है तो उसका पूरा ध्यान उसी प्राइस पर चला जाता है। वो तुरंत तुलना करने लगता है कि ये महंगा है या सस्ता। लेकिन जब कई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एक साथ जोड़कर एक पैकेज बना दिया जाता है तो कस्टमर का ध्यान केवल प्राइस पर नहीं रहता, अब वो पूरे पैकेज से मिलने वाले फायदे के बारे में सोचने लगता है। यानी अलग अलग प्रोडक्ट्स की कीमतों का विश्लेषण करने की बजाय उसका दिमाग पूरे बंडल की कुल वैल्यू को महसूस करने लगता है। यही वजह है कि बंडलिंग कई बार कस्टमर को अधिक संतुष्ट महसूस कराती है, भले ही वो कुल मिलाकर ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हो। लेखक एक सरल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं। अगर बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक अलग अलग खरीदें तो शायद आप सिर्फ बर्गर लेकर वापस आ जाएं। लेकिन जब आपके सामने एक कॉम्बो मील आता है जिसमें तीनों चीजें एक साथ थोड़ी आकर्षक कीमत पर मिल रही होती हैं, तो अचानक वो ऑफर ज्यादा समझदारी भरा लगने लगता है। कई बार कस्टमर ये नहीं सोचता कि उसे वास्तव में तीनों चीजों की जरूरत है या नहीं। उसका ध्यान इस बात पर चला जाता है कि अलग अलग खरीदने की तुलना में उसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। यानी बंडलिंग प्रोडक्ट की नहीं, वैल्यू की तुलना करवाती है। ले कॉल्डवेल कहते हैं कि बंडलिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कस्टमर को डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जब बहुत सारे अलग अलग विकल्प सामने होते हैं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर बिजनेस पहले से एक संतुलित पैकेज तैयार कर दे तो कस्टमर को हर छोटी चीज के बारे में अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे लगता है कि यह पैकेज उसकी जरूरतों को पूरा कर देगा। यानी बंडलिंग सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ाती, बल्कि डिसीजन फैटिग भी कम करती है। और जब डिसीजन लेना आसान हो जाता है तो खरीदारी की संभावना भी बढ़ जाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि बंडलिंग का एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब कस्टमर किसी पैकेज में कई चीजें एक साथ देखता है तो वो हर आइटम की इंडिविजुअल प्राइस पर कम ध्यान देता है। उसका दिमाग पूरे पैकेज को एक कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में देखने लगता है। यही कारण है कि कई बिजनेसेस अपनी सबसे अधिक प्रॉफिट वाली सर्विसेज को भी बंडल का हिस्सा बना देते हैं। कस्टमर को लगता है कि उसे एक बड़ी वैल्यू मिल रही है, जबकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। जब ये संतुलन सही तरीके से बनाया जाता है तो कस्टमर और बिजनेस दोनों को फायदा होता है। ले कॉल्डवेल कहते हैं कि बंडलिंग का उद्देश्य केवल अधिक बेचना नहीं, बल्कि कस्टमर की वैल्यू परसेप्शन को बढ़ाना है। अगर कस्टमर को यह महसूस हो जाए कि उसे एक ही जगह पर उसकी जरूरत की सभी चीजें मिल रही हैं, तो वो अलग अलग विकल्प खोजने की मेहनत नहीं करेगा। उसके लिए कन्वीनियंस भी वैल्यू का हिस्सा बन जाती है, और यही कन्वीनियंस कई बार प्रीमियम प्राइस को भी उचित बना देती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि लोग हमेशा सबसे सस्ता प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि सबसे कंप्लीट सॉल्यूशन खरीदना पसंद करते हैं। अगर आपका बंडल कस्टमर की वास्तविक समस्या को आसान बनाता है, उसका समय बचाता है और उसे अधिक वैल्यू महसूस कराता है, तो वो खुशी खुशी उसके लिए अधिक भुगतान करेगा। इसलिए सफल प्राइसिंग केवल प्राइस तय करने की कला नहीं है, बल्कि अलग अलग वैल्यूज को इस तरह जोड़ने की कला है कि कस्टमर को पूरा पैकेज सबसे सही निर्णय लगे। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें एक ऐसे शब्द की साइकोलॉजी समझाएंगे
जिसे सुनते ही इंसान का दिमाग अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगता है। ये शब्द इतना शक्तिशाली है कि कई बार लोग बिना जरूरत के भी कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अगले चैप्टर फ्री ऑफर्स में हम जानेंगे कि फ्री शब्द आखिर इतना प्रभावशाली क्यों होता है और क्यों कई बार मुफ्त की चीज सबसे महंगी साबित हो सकती है। फ्री शब्द सुनते ही हमारा दिमाग बदल क्यों जाता है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि जब कई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एक साथ बंडल करके पेश किया जाता है तो कस्टमर सिर्फ उनकी कीमत नहीं देखता बल्कि पूरे पैकेज की वैल्यू को महसूस करता है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें प्राइसिंग साइकोलॉजी के शायद सबसे शक्तिशाली शब्द से परिचित कराते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही इंसान का व्यवहार बदल जाता है। कई बार लोग उस चीज को भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं होती। वो शब्द है फ्री। लेखक कहते हैं कि बिजनेस की दुनिया में फ्री केवल एक ऑफर नहीं है बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। ये हमारे दिमाग को इस तरह प्रभावित करता है कि कई बार हम लॉजिक की जगह इमोशन से फैसला लेने लगते हैं। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट की कीमत कम होती है तब भी हमारा दिमाग उसके फायदे और नुकसान की तुलना करता है। लेकिन जैसे ही वही प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त मिलना शुरू हो जाता है हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बदल जाता है। अब हम ये नहीं सोचते कि हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं। हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर चला जाता है कि हमें बिना कोई कीमत चुकाए कुछ मिल रहा है। यानी फ्री शब्द रिस्क को लगभग खत्म कर देता है और जब रिस्क खत्म हो जाता है तब खरीदारी का निर्णय कहीं आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं कि यही कारण है कि दुनिया की बड़ी कंपनीज फ्री शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करती हैं। फ्री सैंपल, फ्री ट्रायल, फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन या फ्री कंसल्टेशन जैसी स्ट्रैटेजीज का उद्देश्य केवल कुछ मुफ्त देना नहीं होता। उनका असली उद्देश्य कस्टमर के मन से पहला डर हटाना होता है। जब किसी प्रोडक्ट को आजमाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते तब कस्टमर उसे इस्तेमाल करने के लिए अधिक तैयार हो जाता है और अगर उस दौरान उसे प्रोडक्ट की वास्तविक वैल्यू समझ आ जाती है तो आगे चलकर वही कस्टमर खुशी खुशी उसके लिए भुगतान भी करता है। लेकिन ले कॉल्डवेल एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। फ्री का मतलब हमेशा फ्री नहीं होता। कई बार बिजनेसेस मुफ्त का इस्तेमाल केवल कस्टमर का ध्यान खींचने के लिए करते हैं। प्रोडक्ट मुफ्त होता है लेकिन उसके साथ ऐसी शर्तें जुड़ी होती हैं जिनका कस्टमर को पहले पता ही नहीं होता। कहीं डिलीवरी चार्जेस अलग होते हैं, कहीं सब्सक्रिप्शन अपने आप रिन्यू हो जाती है और कहीं फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद पेमेंट शुरू हो जाती है। अगर बिजनेस इस तरह फ्री का इस्तेमाल करके कस्टमर को भ्रमित करता है तो शुरुआत में सेल्स भले बढ़ जाए लेकिन लंबे समय में ट्रस्ट टूट जाता है और बिना ट्रस्ट के कोई भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टिक नहीं सकती। लेखक आगे बताते हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल किया गया फ्री ऑफर कस्टमर और बिजनेस दोनों के लिए फायदेमंद होता है। अगर प्रोडक्ट वास्तव में अच्छा है तो फ्री ट्रायल कस्टमर को उसकी क्वालिटी का अनुभव करने का मौका देता है। अगर सर्विस उपयोगी है तो फ्री कंसल्टेशन कस्टमर का भरोसा बढ़ाती है। यानी फ्री का उद्देश्य प्रोडक्ट को सस्ता दिखाना नहीं बल्कि उसकी वैल्यू को महसूस कराना होना चाहिए। जब कस्टमर खुद प्रोडक्ट का अनुभव करता है तब प्राइस उसके लिए पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। ले कॉल्डवेल इस चैप्टर में हमें एक गहरी बात सिखाते हैं। कस्टमर मुफ्त की चीज इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी कीमत शून्य है। वो इसलिए आकर्षित होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका रिस्क खत्म हो गया है और जब रिस्क कम महसूस होता है तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इसलिए बिजनेस का लक्ष्य सिर्फ मुफ्त देना नहीं होना चाहिए। उसका लक्ष्य कस्टमर के मन में भरोसा और वैल्यू का अनुभव पैदा करना होना चाहिए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि फ्री सबसे शक्तिशाली प्राइसिंग टूल तभी बनता है जब उसका उद्देश्य कस्टमर को आकर्षित करना नहीं बल्कि उसकी मदद करना हो। अगर फ्री ऑफर कस्टमर को प्रोडक्ट की असली वैल्यू समझने का अवसर देती है तो वो लंबे समय तक बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होती है। लेकिन अगर फ्री केवल भ्रम पैदा करने का तरीका बन जाए तो वही स्ट्रैटेजी ब्रांड की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी से परिचित कराएंगे जिसका इस्तेमाल लगभग हर बिजनेस करता है और कई बार कस्टमर को इसका एहसास भी नहीं होता। आखिर क्यों कोई कंपनी पहले एक प्रोडक्ट बेचती है और उसके बाद उसी कस्टमर को थोड़ा महंगा या बेहतर विकल्प दिखाती है। अगले चैप्टर अपसेलिंग में हम जानेंगे कि कैसे सही समय पर दिया गया एक बेहतर विकल्प कस्टमर को ज्यादा वैल्यू भी देता है और बिजनेस की रेवेन्यू भी बढ़ा देता है। ज्यादा महंगा प्रोडक्ट बेचना नहीं, कस्टमर को ज्यादा वैल्यू दिखाना ही असली अपसेलिंग है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि फ्री शब्द कस्टमर के मन से रिस्क को कम कर देता है और उसे प्रोडक्ट आजमाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अब
ले कॉल्डवेल हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी से परिचित कराते हैं जिसका इस्तेमाल लगभग हर सफल बिजनेस करता है, अपसेलिंग। अक्सर लोग समझते हैं कि अपसेलिंग का मतलब कस्टमर से ज्यादा पैसे लेना है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली अपसेलिंग का उद्देश्य महंगा प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि कस्टमर को उसकी जरूरत के अनुसार बेहतर समाधान देना है। अगर कस्टमर को थोड़ा सा अतिरिक्त भुगतान करके कहीं अधिक वैल्यू, बेहतर क्वालिटी या लंबे समय का फायदा मिलता है, तो वो खुशी खुशी उस विकल्प को चुनता है। यानी सफल अपसेलिंग की शुरुआत प्राइस से नहीं, बल्कि वैल्यू से होती है। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि अपसेलिंग तभी प्रभावी होती है जब सही समय पर की जाए। जब कस्टमर खरीदने का फैसला कर चुका होता है, तब उसका दिमाग बेहतर विकल्पों को समझने के लिए तैयार होता है। अगर उस समय उसे ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस दिखाई जाए जो उसकी ज़रूरत को और बेहतर तरीके से पूरा करती हो, तो उसे अतिरिक्त कीमत देना सही लगने लगता है। लेकिन अगर बिजनेस बिना ज़रूरत हर कस्टमर को महंगा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करे, तो उसे लगेगा कि ब्रांड सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसलिए सफल बिजनेसेस पहले कस्टमर की ज़रूरत समझते हैं, फिर उसके अनुसार बेहतर विकल्प सुझाते हैं। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि अपसेलिंग और प्रेशर सेलिंग में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेशर सेलिंग कस्टमर पर फैसला थोपती है, जबकि अपसेलिंग उसे बेहतर विकल्प समझने का अवसर देती है। अंतिम निर्णय हमेशा कस्टमर का होना चाहिए। जब कस्टमर को यह महसूस होता है कि बिजनेस उसकी समस्या का बेहतर समाधान दे रहा है, तब उसका भरोसा भी बढ़ता है और ब्रांड के साथ उसका रिश्ता भी मजबूत होता है। इसलिए सफल कंपनीज फीचर्स नहीं बेचती, बल्कि ये समझाती हैं कि अतिरिक्त प्राइस देने से कस्टमर के जीवन या काम में क्या वास्तविक फायदा होगा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफल अपसेलिंग का मतलब ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि ज्यादा वैल्यू देना है। जब कस्टमर को यह महसूस होता है कि थोड़ी सी अतिरिक्त कीमत देकर उसे कहीं बेहतर अनुभव, बेहतर सुविधा या लंबे समय का लाभ मिलेगा, तो वो स्वयं बेहतर विकल्प चुनता है। इसलिए अपसेलिंग की असली ताकत प्रोडक्ट को महंगा बनाने में नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू को सही तरीके से समझाने में छिपी होती है। अगले चैप्टर में ले कॉल्डवेल बताएंगे कि बिजनेस की असली प्रॉफिट कॉस्ट से नहीं, बल्कि कस्टमर को महसूस होने वाली वैल्यू से कैसे पैदा होती है। प्रॉफिट कॉस्ट से नहीं, कस्टमर को महसूस होने वाली वैल्यू से पैदा होता है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि सफल अपसेलिंग का मतलब कस्टमर से ज्यादा पैसे लेना नहीं, बल्कि उसे ज्यादा वैल्यू देना है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें प्राइसिंग के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक समझाते हैं। अधिकांश बिजनेसेस आज भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं और उसी को फाइनल प्राइस मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कस्टमर आपकी कॉस्ट नहीं जानता और न ही उसे उससे कोई फर्क पड़ता है। वो सिर्फ ये देखता है कि आपका प्रोडक्ट उसकी समस्या का कितना अच्छा समाधान करता है और उसके जीवन में कितनी वैल्यू जोड़ता है। इसलिए प्राइसिंग की शुरुआत फैक्ट्री से नहीं, बल्कि कस्टमर के दिमाग से होती है। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग और वैल्यू प्राइसिंग में यही सबसे बड़ा अंतर है। एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग केवल ये सुनिश्चित करती है कि बिजनेस की सभी लागतें प्राइस में शामिल हो जाएं, लेकिन वैल्यू प्राइसिंग ये समझने की कोशिश करती है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी का समय बचाता है, उसकी इनकम बढ़ाता है, उसका रिस्क कम करता है या उसकी कोई बड़ी समस्या हल करता है, तो उसकी कीमत केवल उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से तय नहीं हो सकती। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उससे मिलने वाले परिणाम के लिए भुगतान करते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि कई बिजनेसेस कॉस्ट कम करने के चक्कर में वही चीजें हटा देते हैं जो कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। शुरुआत में प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर को मिलने वाली वैल्यू कम हो जाती है और सेल्स गिरने लगती है। दूसरी तरफ सफल कंपनीज पहले ये सोचती हैं कि कस्टमर को और अधिक वैल्यू कैसे दी जाए, क्योंकि जब वैल्यू बढ़ती है तब प्रीमियम प्राइस लेना भी आसान हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल ब्रांड सबसे सस्ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर्स उन्हें खुशी खुशी चुनते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रॉफिट कॉस्ट से नहीं, बल्कि वैल्यू से पैदा होता है। कॉस्ट ये बताती है कि प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च हुआ, लेकिन वैल्यू ये तय करती है कि कस्टमर उसके लिए कितनी कीमत देने को तैयार होगा। जिस दिन बिजनेस इस अंतर को समझ लेता है, उसी दिन उसकी प्राइसिंग केवल हिसाब किताब नहीं रहती, बल्कि ग्रोथ का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन जाती है। अगले चैप्टर में ले कॉल्डवेल बताएंगे कि जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला और पेमेंट करने वाला व्यक्ति अलग अलग होता है, तो प्राइसिंग साइकोलॉजी पूरी तरह कैसे बदल जाती है।
जब पैसा अपना नहीं होता तो फैसले भी बदल जाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट की कीमत उसकी कॉस्ट से नहीं बल्कि उसे मिलने वाली वैल्यू से तय करता है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें प्राइसिंग साइकोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण पहलू समझाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको अपने पैसों से 10,000 रुपये खर्च करने हो तो आप कई बार सोचेंगे, तुलना करेंगे और फिर फैसला लेंगे। लेकिन अगर वही पेमेंट आपकी कंपनी, इंश्योरेंस या कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा हो तो क्या आपका व्यवहार वैसा ही रहेगा? लेखक कहते हैं कि अक्सर नहीं, क्योंकि जब पैसे अपनी जेब से नहीं जाते तो प्राइस का एहसास भी बदल जाता है। इंसान अपने पैसे खर्च करते समय जितना सावधान होता है उतना ही सहज तब हो जाता है जब खर्च किसी और के हिस्से में हो। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि यही कारण है कि कई इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला, खरीदने वाला और पेमेंट करने वाला व्यक्ति अलग अलग होता है। जैसे किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एम्प्लॉइज करते हैं, खरीदने का फैसला मैनेजर लेता है और पेमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। ऐसे मामलों में प्राइसिंग केवल प्राइस का खेल नहीं रह जाती। बिजनेस को यह समझना पड़ता है कि डिसीजन किसके हाथ में है, प्रोडक्ट का उपयोग कौन करेगा और भुगतान कौन करेगा। जब ये तीनों भूमिकाएं अलग होती हैं तब कस्टमर साइकोलॉजी भी पूरी तरह बदल जाती है। सिर्फ प्राइस नहीं, उसके आसपास का माहौल भी कस्टमर का डिसीजन बदल देता है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला, खरीदने वाला और पेमेंट करने वाला व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी बदल जाती है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। कई बार प्रोडक्ट शानदार होता है, उसकी प्राइस भी सही होती है, फिर भी सेल्स उम्मीद के अनुसार नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट को अकेले नहीं देखता, वो हमेशा उस माहौल, प्रेजेंटेशन और एक्सपीरियंस को भी महसूस करता है जिसके बीच वो प्रोडक्ट रखा गया है। यानी कई बार प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं बदलती, लेकिन उसका एनवायरनमेंट बदल जाता है और उसी के साथ कस्टमर का डिसीजन भी बदल जाता है। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि स्टोर की लाइटिंग, वेबसाइट का डिजाइन, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, सेल्स पर्सन का व्यवहार, रिव्यूज, रिटर्न पॉलिसी और ब्रांड का कम्युनिकेशन, ये सभी मिलकर कस्टमर के दिमाग में एक इमेज बनाते हैं। अगर पूरा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, साठ और भरोसेमंद हो तो वही प्राइस उचित लगती है। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन कमजोर हो, जानकारी अधूरी हो या ब्रांड पर भरोसा न बने तो अच्छा प्रोडक्ट भी महंगा महसूस होने लगता है। इसलिए सफल कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करती बल्कि पूरे बाइंग एक्सपीरियंस को डिजाइन करती हैं। लेखक कहते हैं कि प्राइसिंग का सबसे मजबूत साथी ट्रस्ट है। अगर कस्टमर को हिडन चार्जेस, नकली डिस्काउंट्स या कंफ्यूजिंग ऑफर्स दिखाई दें तो उसका भरोसा तुरंत कम हो जाता है। लेकिन अगर प्राइसिंग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो, जानकारी साफ हो और ब्रांड हर टच पॉइंट पर एक जैसा अनुभव दे तो कस्टमर प्राइस पर कम और वैल्यू पर ज्यादा ध्यान देता है। यही कारण है कि कई प्रीमियम ब्रांड्स बिना डिस्काउंट दिए भी लगातार सफल रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जहां कस्टमर को हर बार भरोसा महसूस होता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि कस्टमर केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदता बल्कि पूरा एक्सपीरियंस खरीदता है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपकी प्राइसिंग को सपोर्ट नहीं करता तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन जब प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन, ट्रस्ट और कस्टमर एक्सपीरियंस एक साथ मिलकर काम करते हैं तब वही प्राइस बिल्कुल सही और उचित महसूस होने लगती है। अगले चैप्टर में ले कॉल्डवेल बताएंगे कि इंसान केवल अपने लिए नहीं खरीदता बल्कि कई बार किसी अच्छे उद्देश्य का हिस्सा बनने के लिए भी खरीदारी करता है। यहीं से शुरू होता है द साइकोलॉजी ऑफ गिविंग। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उस भावना को भी खरीदते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराती है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि सही प्राइस के साथ सही एनवायरनमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब ले कॉल्डवेल हमें प्राइसिंग साइकोलॉजी के एक ऐसे पहलू से परिचित कराते हैं जो प्रॉफिट और कंपटीशन से कहीं आगे की बात करता है। आखिर कुछ लोग ऐसे ब्रांड्स को क्यों चुनते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं जबकि उनके प्रोडक्ट्स दूसरे ब्रांड से महंगे होते हैं? क्यों कई कस्टमर्स किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो सिर्फ कमाई नहीं बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करती है? लेखक कहते हैं कि इंसान केवल अपने फायदे के लिए खरीदारी नहीं करता, कई बार वो इसलिए भी खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी अच्छे उद्देश्य का हिस्सा बन रहा है। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि बिजनेस में गिविंग का मतलब केवल डोनेशन देना नहीं है। इसका अर्थ है कस्टमर को ये महसूस कराना कि ब्रांड सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि लौटाने के लिए भी मौजूद है। जब कोई कंपनी अपने कस्टमर्स की ईमानदारी से मदद करती है, उनकी समस्याओं को समझती है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती है तो कस्टमर उस ब्रांड के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन महसूस करता है। यही भावना धीरे धीरे ट्रस्ट और लॉयल्टी में बदल जाती है। इसलिए सफल ब्रांड्स केवल प्रोडक्ट्स नहीं बेचते बल्कि एक पर्पस भी बनाते हैं जिससे लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। लेखक ये भी बताते हैं कि इंसान के भीतर रेसिप्रोसिटी की भावना स्वाभाविक होती है। जब कोई ब्रांड पहले वैल्यू देता है
जैसे हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, अच्छी सर्विस, ईमानदार सलाह या शानदार कस्टमर सपोर्ट। तो कस्टमर के मन में भी उस ब्रांड को सपोर्ट करने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन लेखक ये चेतावनी भी देते हैं कि गिविंग केवल मार्केटिंग ट्रिक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रांड सिर्फ दिखावे के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करे और उसके एक्शंस उससे मेल न खाएं, तो कस्टमर का ट्रस्ट जल्दी टूट जाता है। इसलिए गिविंग तभी प्रभावी होती है जब वो बिजनेस की वास्तविक सोच और कल्चर का हिस्सा हो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि लोग केवल प्रोडक्ट की कीमत नहीं देखते, बल्कि ब्रांड की नीयत भी देखते हैं। जब कस्टमर को यह महसूस होता है कि ब्रांड वास्तव में लोगों के जीवन में वैल्यू जोड़ना चाहता है, तब प्राइस पीछे छूट जाती है और रिलेशनशिप सबसे आगे आ जाता है। यही कारण है कि लंबे समय तक सफल वही बिजनेसेस रहते हैं जो प्रॉफिट के साथ साथ पर्पस को भी महत्व देते हैं। अगले और अंतिम चैप्टर में ले कॉल्डवेल बताएंगे कि प्राइसिंग साइकोलॉजी जितनी शक्तिशाली है उतनी ही जिम्मेदार भी होनी चाहिए। इसलिए अब हम बढ़ेंगे इस किताब के अंतिम अध्याय द एथिक्स एंड लॉ ऑफ प्राइसिंग की ओर। सही प्राइसिंग वही नहीं जो ज्यादा प्रॉफिट दे, बल्कि वही है जिस पर लोग लंबे समय तक भरोसा करें। पिछले 18 चैप्टर्स में हमने प्राइसिंग साइकोलॉजी के लगभग हर महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझा। हमने देखा कि कस्टमर कैसे सोचता है, प्राइस उसकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है, वैल्यू कैसे बनती है, ट्रस्ट क्यों जरूरी है, एंकरिंग, डिकॉय, बंडलिंग, फ्री ऑफर्स और अपसेलिंग जैसी स्ट्रेटजीज किस तरह काम करती हैं। लेकिन अब ले कॉल्डवेल इस पूरी किताब को एक ऐसे निष्कर्ष तक लेकर आते हैं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर प्राइसिंग साइकोलॉजी इतनी शक्तिशाली है, तो क्या बिजनेस इसका इस्तेमाल किसी भी तरह कर सकता है? क्या कस्टमर के दिमाग को समझ लेने का मतलब यह है कि उसे किसी भी दिशा में प्रभावित किया जा सकता है? लेखक का जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी आपको प्रभाव डालने की ताकत देती है, लेकिन एथिक्स आपको यह सिखाती है कि उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। ले कॉल्डवेल बताते हैं कि हर बिजनेस के सामने एक चुनाव होता है। वो चाहे तो प्राइसिंग साइकोलॉजी का इस्तेमाल कस्टमर को भ्रमित करने, उसकी भावनाओं का फायदा उठाने और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए कर सकता है, या फिर वही साइकोलॉजी इस्तेमाल करके कस्टमर को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है, उसे सही वैल्यू दिखा सकता है और उसके साथ एक लंबा भरोसेमंद रिश्ता बना सकता है। दोनों रास्तों में फर्क सिर्फ नियत का होता है। यही कारण है कि सफल कंपनीज केवल सेल्स नहीं गिनती, बल्कि ये भी देखती हैं कि उनके कस्टमर्स वापस आ रहे हैं या नहीं। लेखक कहते हैं कि बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी उसका प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसका ट्रस्ट होता है। अगर कस्टमर को एक बार भी ये महसूस हो जाए कि उससे झूठ बोला गया, हिडन चार्जेस छिपाए गए, नकली डिस्काउंट्स दिखाए गए या प्राइसिंग को जानबूझकर भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो शायद एक सेल हो जाए, लेकिन एक रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। और आज के डिजिटल युग में ट्रस्ट टूटने की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक नकारात्मक रिव्यू, एक खराब कस्टमर एक्सपीरियंस या एक गलत प्राइसिंग डिसीजन कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ले कॉल्डवेल आगे बताते हैं कि इसी वजह से दुनिया के लगभग हर देश में प्राइसिंग से जुड़े कई कानून बनाए गए हैं। बिजनेसेस अपनी मर्जी से कुछ भी लिखकर कस्टमर्स को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर कोई ब्रांड नकली एमआरपी दिखाकर हमेशा डिस्काउंट देता रहे, अगर वो हिडन चार्जेस छिपाए, अगर वो झूठी स्कार्सिटी बनाकर लोगों पर दबाव डाले या ऐसी जानकारी दे जो कस्टमर को गुमराह करे, तो ये केवल नैतिक रूप से गलत नहीं, बल्कि कई जगह कानूनी रूप से भी गलत माना जाता है। इसलिए सफल प्राइसिंग केवल साइकोलॉजी नहीं समझती, बल्कि कानून और जिम्मेदारी को भी उतनी ही गंभीरता से समझती है। लेखक कहते हैं कि प्राइसिंग का उद्देश्य कस्टमर को मैनिपुलेट करना नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य कस्टमर को सही डिसीजन लेने में मदद करना होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट वास्तव में अच्छा है, उसकी वैल्यू स्पष्ट है और उसकी प्राइस ईमानदारी से तय की गई है, तो आपको कस्टमर को भ्रमित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शॉर्ट टर्म ट्रिक्स कुछ समय के लिए सेल्स बढ़ा सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ केवल ट्रस्ट से आती है, और ट्रस्ट कभी भी चालाकी से नहीं बल्कि ईमानदारी से बनता है। ले कॉल्डवेल इस चैप्टर में पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि प्राइसिंग साइकोलॉजी का असली उद्देश्य लोगों से ज्यादा पैसे निकलवाना नहीं है। उसका उद्देश्य ये समझना है कि इंसान निर्णय कैसे लेता है, ताकि बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस तरह प्रस्तुत कर सके कि कस्टमर को सही वैल्यू समझ आए। अगर दोनों पक्षों को फायदा हो तभी प्राइसिंग सफल है, लेकिन अगर फायदा सिर्फ बिजनेस को हो और कस्टमर को बाद में पछतावा हो, तो वो स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी चतुर क्यों ना हो, अंततः असफल ही साबित होगी। लेखक ये भी याद दिलाते हैं
कि हर सफल ब्रांड की शुरुआत ट्रस्ट से होती है और उसका अंत भी ट्रस्ट पर ही निर्भर करता है। प्रोडक्ट बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, कंपटीशन बदल सकती है, लेकिन जिस ब्रांड पर लोगों का विश्वास बन जाता है उसे हर नई चुनौती से लड़ने की ताकत मिल जाती है। इसलिए प्राइसिंग केवल रेवेन्यू बढ़ाने का साधन नहीं है, ये ब्रांड के कैरेक्टर का प्रतिबिंब है। आपकी प्राइस ये बताती है कि आप अपने कस्टमर का कितना सम्मान करते हैं, उसे कितनी वैल्यू देना चाहते हैं और उसके साथ किस तरह का रिश्ता बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि ले कॉल्डवेल पूरी किताब के अंत में हमें केवल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक बिजनेस फिलॉसफी देकर जाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे सफल कंपनीज वही होती हैं जो कस्टमर को हर ट्रांजैक्शन के बाद यह महसूस कराएं कि उसने सही निर्णय लिया। जब कस्टमर को अपनी खरीदारी पर गर्व महसूस होता है तब वो केवल दोबारा नहीं लौटता बल्कि दूसरों को भी उस ब्रांड के बारे में बताता है और यही किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केटिंग बन जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हम द साइकोलॉजी ऑफ प्राइस की इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मैसेज है, एक प्रॉमिस है और कस्टमर के साथ बनने वाले रिलेशनशिप की पहली सीढ़ी है। सही प्राइसिंग वही नहीं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे, बल्कि वही है जो कस्टमर के मन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट पैदा करे, क्योंकि अंत में लोग केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उस ब्रांड पर विश्वास खरीदते हैं जो उनके साथ ईमानदारी से खड़ा रहता है। अगर इस किताब से केवल एक बात अपने साथ लेकर जाना चाहें तो वो यही होनी चाहिए, बिजनेस में प्राइस तय करने से पहले हमेशा वैल्यू तय कीजिए और वैल्यू देने से पहले हमेशा ट्रस्ट बनाइए, क्योंकि जिस ब्रांड पर लोग भरोसा कर लेते हैं उसकी कीमत पर बहस कम और उसकी सफलता पर चर्चा ज्यादा होती है। अगर आपको द साइकोलॉजी ऑफ प्राइस की ये पूरी बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स या एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हैं। और अगर आपने अभी तक बुक इन्वेस्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते बल्कि उन विचारों को समझते हैं जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, बिजनेस ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन की सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब के साथ, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए, सफल बिजनेस की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं बल्कि कस्टमर के ट्रस्ट से होती है। धन्यवाद।